हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारी चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ग्रामीण में जो संस्थाएं की उनके बारे में बात कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज। और आगे की हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण संरचना है उसमें परिवार कैसा होता है। ग्रामीण जो संरचना है उसमें जो परिवार की अगर हम बात करें तो हम पहले परिवार शब्द क्या होता है उसकी बात समझना ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर हम परिवार को अंग्रेजी शब्द फैमिली कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा फैमुलस से हुई है। अगर ग्रामीण संरचना पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं इसके बारे में। तो पहली परिभाषा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहली परिभाषा है बार्गेस तथा लॉक की। उन्होंने कहा कि परिवार एक ऐसी व्यवस्था या व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अथवा भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतर क्रियाएँ करते हैं तथा एक समान संस्कृति का हिस्सा होते हैं। इसी के साथ ही DN मजुमदार ने भी अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक आवास में रहते हैं, आपस में रक्त संबंधी होते हैं तथा उनके बीच समान हितों, पारिवारिक दायित्वों के कारण समानता की चेतना होती है। यानी कि परिवार एक ऐसी गृहस्थी है जिसमें से रक्त संबंधी, यानी कि जो आपके रक्त से जुड़े हुए होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, चाचा भी हो सकते हैं। तो ये सब और विवाह संबंधी, यानी कि आपकी पत्नी है ना, तो ये सब जो जुड़े होते हैं ये संयुक्त परिवार की प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि रक्त संबंधी होते हैं। अगर रक्त संबंधी में अगर कोई किसी ने गोद लिया है बच्चा या दंतक पुत्र है या पुत्री है तो उसको भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर परिवार की और अगर हम बात करें ग्रामीण जो संरचना है, अगर उसमें परिवार की बात करें तो उसमें संयुक्त परिवार का महत्व बहुत सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि वहाँ जो ग्रामीण संरचना है उसमें जो परिवार है उसको ही एक समूह के रूप में देखा जाता है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है, यानी कि जो परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वही घर का मुखिया भी होता है, कर्ता भी होता है, और क्या होता है, उसी के निर्देशों का पालन करते हुए परिवार का जो संरचना है वो ग्रोथ करती है, उसी की आज्ञा का पालन करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राथमिक नियंत्रण पाया जाता है, यानी कि परिवार के अगर कोई सदस्य किसी नियम उपनियम का भंग करता है या उल्लंघन करता है तो जो परिवार है उसको हास्य, व्यंग तथा अपमानित करने के अलावा अपमानित करता है, ताकि जो व्यक्ति है वो जो नियंत्रण स्थापित है उस नियंत्रण को उल्लंघन वो ना कर सके। परंपराओं की प्रधानता होती है यहाँ पर, है ना। जो परंपराएं चली आ रही है, ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल जो मनोवृत्ति या परंपराएं चली आ रही हैं वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। स्थानीय धार्मिक जो विश्वास है उनका प्रचलन होता है। जहाँ उनका गांव होता है उस गांव के अनुसार जो धार्मिक प्रचलन है, जो स्थानीय देवी देवताएं हैं उनकी पूजा की जाती है ना। तो इसके अलावा जो परिवार की भूमिका अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के समाजीकरण में, है ना। व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाजीकरण क्या होता है, यानी सीखना, है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, वो पशु के समान ही होता है, उसको कुछ ही मालूम नहीं होता है। तो कौन सब सिखाता है, उपनियम परिवार, है ना। परिवार बताता है ना कि बच्चों को कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, उनके नैतिक मूल्य क्या हैं, है ना। तो जो संरचना है उसमें जो लोकाचार हैं, उसमें जो प्रथाएं हैं, जो नियम है उसको सिखाया जाता है परिवार में। तो ये सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक होता है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी इसमें निहित होती है, क्योंकि बहुत सी आर्थिक आपदाएं आ सकती हैं, तो वहाँ पर ये परिवार ही इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराता है। संस्कृति का संचरण करता है, यानी जो भी संस्कृति होती है उसको
सामाजिकरण के द्वारा हस्तांतरण करता है, यानी कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, यानी कि माता पिता से पुत्र या पुत्री को संस्कृति हस्तांतरण होती है, संस्कृति दी जाती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है, पहले बताया है, प्राथमिक, है ना। स्वस्थ मनोरंजन की यहाँ पर व्यवस्था होती है और सामाजिक श्रम विभाजन होता है। सामाजिक श्रम विभाजन में यानी कि जो युवा स्त्रियां होती हैं और जो वयोवृद्ध स्त्रियां होती हैं, वो युवा स्त्रियों को निर्देश करती हैं कि घर में क्या खाना बनेगा, कैसे काम होगा, घरेलू काम कैसे होंगे। और जो वयोवृद्ध महिलाएं होती हैं, वो इन्हीं जो युवा महिलाएं हैं उनको कार्य करने की निर्देश देती हैं और वो बाहर का भी कुछ कार्य करती हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें परिवर्तन की बात करें, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है, तो ग्रामीण संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवार की संरचना में बहुत सी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे आप परिवार के आकार में जो कमी आई है वो भी देखने को मिल रही है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कर्ता के अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या होता था, वायुवृद्ध, जो घर का वृद्ध व्यक्ति होता था वही कर्ता होता था, घर का मुखिया होता था। लेकिन अब क्या है, जो सबसे ज़्यादा कमाता है, यानी जीविकोपार्जन के साधन सबसे ज़्यादा घर में मुहैया कराता है, वही घर का कर्ता व मुखिया होता है। द्वितीयक संबंधों में वृद्धि हो चुकी है। इसी कारण क्या होता है कि जो गांव है उसमें केंद्र जो परिवार है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग बाहर जाकर नगरों में जाकर कार्य कर रहे हैं। संपत्ति अधिकारों में परिवर्तन हो रहा है। लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वो अपनी जो संपत्ति है उसमें अधिकार जताते हैं। तो जो संयुक्त संपत्ति की जो पहले भावना होती थी, अब वो संयुक्त संपत्ति की भावना न रहकर छोटे छोटे टुकड़ों में संपत्ति बट रही है। नातेदारी के महत्व में कमी आई है। पहले जो नातेदारी बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी, अब उसमें कमी देखने को मिलती है, उसका प्रभाव भी अब कम देखने को मिलता है। आप देख लीजिए, पहले जब शादियां होती थी तो लोग 3-4 दिन पहले या हफ्ते भर से पहले लोग घरों में शामिल हो जाते थे। अब क्या देख लीजिए, है ना, जो शादियां होती हैं सुबह से शामिल होते हैं, शाम को पता ही नहीं चलता कि कौन था कौन नहीं था। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, आप खुद परिवर्तन को देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। व्यवसायिक आधार में परिवर्तन हो गया। आनुवांशिक और कृषि कार्य से लोग लगे रहते थे, अब वहाँ भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो दस्तकारी है या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नगरों में जाकर अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यवसायिक परिवर्तन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जजमानी व्यवस्था की। जजमानी व्यवस्था यानी कि भारत के जो गांव हैं वहाँ पर विभिन्न जातियों को सेवा संबंधी के आधार पर एक दूसरे से संबंधित किया गया है। यानी कि कुछ जो जातियाँ हैं, जैसे धोबी हुआ, नाई हुआ, कुम्हार हुआ, धानुक हुआ, ये सब क्या करती हैं, जातियाँ व्यवसायिक जातियों के रूप में कार्य करती हैं और ये अपने जो ऊपर जातियाँ हैं उनको क्या करती हैं, उनको सेवा प्रदान करती हैं और जिनको सेवा प्रदान करती हैं वो जातियाँ उनको उसके बदले में कुछ धन देती हैं, कपड़े देती हैं, अनाज मुहैया कराती हैं। यही है जजमानी व्यवस्था। और जजमानी व्यवस्था का सबसे पहला शोध कार्य या आप कह लीजिए सबसे पहला अध्ययन किसने किया था, विलियम वाइजर ने। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जजमानी व्यवस्था, है ना, इसका किसने किया था, इनकी बुक ही पूछ ली जाती है विलियम वाइजर की। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जजमानी व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जजमानी जो व्यवस्था थी पहले होती थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। इसमें जजमानी व्यवस्था की जो विभेद की होते थे वो अब समाप्त हो रहे हैं। कैसे? यहाँ पर जो आर्थिक संबंध होते हैं, विभिन्न जातियों की पारस्परिक जो संबंधों को अगर हम उनके महत्व को स्पष्ट करते हैं तो विभिन्न अवसरों पर जो पुजारी है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है और जो भी धानुक होते थे, सेवा के बदले उनको अन्न, है ना, कपड़े या कुछ अन्य चीज़ें प्रदान की जाती थी। लेकिन अब क्या है, लोग बैंक से सरकारी ऋण लेकर अपने अपने व्यवसाय को करने लगे हैं। यानी कि जो पहले जो जातियां सेवाओं के बदले इन पर निर्भर रहती थी अन्न के लिए या अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग अपना व्यवसाय करने लगे हैं।
उच्च जातियों के आर्थिक एकाधिकार में भी हराश हो गया है, क्योंकि पहले उच्च जातियों का एकाधिकार होता था सभी कार्यों में, अब वहाँ पर हराश देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि इन जातियों को उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा, उच्च जातियों पर ही अब वहाँ पर भी चीज़ों को एक कमी देखने को मिल रही है। आत्मनिर्भर व्यवसाय में वृद्धि हो गई है। जो धानिक, नाई और माली और ये सब आपके जो जजमानी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, अब वो क्या कर रहे हैं, नगरों में या गाँव में अपने अपने जो है ना दुकानें खोल दी हैं, है ना। जैसे सैलून की दुकान हुई, धोबी ने लॉन्ड्रियाँ खोल दी हैं, है ना। फ्लावर डेकोरेशन, माली ने फ्लावर डेकोरेशन के कार्य करने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। उत्पादन संबंधों में मुद्रा का प्रभाव बढ़ गया है, यानी कि जो चीज़ें थी अब वहाँ पर मुद्रा का प्रभाव पड़ गया। पहले अनाज, कपड़े लेकर सेवाएं दी जाती थी, लेकिन मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाने के कारण वो चीज़ें अब स्वैच्छिक हो गई हैं। अब ये नहीं रह गया है कि जो यजमान है वो अब जो चीज़ देगा आप ले लेंगे, वहाँ पर मुद्रा एक फिक्स कर दिया जाता है। आप देखिए पुजारी की अगर हम बात करें तो पुजारी पूजा करने से पहले, आपके आने से पहले एक धनराशि नियत कर देता है कि मुझे ये इतना पैसा चाहिए। शादी में जाइए, नाई को बुलाइए तो क्या कहता है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, 2000 5000 जो भी रुपए वो मांगता है, वो एक नियत राशि होती है। वो अब ये नहीं कहता कि आप जो देंगे हम स्वेच्छा से ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये चीज़ें में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर हम सेवक जातियों के उद्यमियों को प्रादुर्भाव की अगर हम बात करते हैं, तो ये सेवक जातियाँ अब है ना, कई जातियाँ हो गई ना। जातियों में नाई हो गए, नाई में भी कई नाई हो गए। तो इस तरह से ये इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे, सैलून खोलने लगे। तो सैलून में ही अगर हम देख लें तो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए नज़र आते हैं। फसलों के व्यापारीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो जो फसल होती है पहले उपभोग के लिए की जाती थी ना, जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही उत्पादन होता था। लेकिन अब क्या है, अब व्यावसायिक फसलें जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे गन्ने हैं, आलू है, प्याज है, सूरजमुखी है, तिलहन है, ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें आती हैं। अब इनके उत्पादन में भी तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि लोग अब केवल उपभोग नहीं, अब उससे लाभ भी अर्जित करना चाहते हैं। ठेका मजदूरी में वृद्धि हो गई है। पहले जो उच्च जाति के लोग थे या उच्च जिनके पास बड़ी बड़ी खेती होती थी, वही लोग ठेका देते थे। लेकिन अब जब निम्न जातियाँ अपने अपने कृषि कार्यों को से अलग हटकर भी व्यवसायिक चीज़ें कर रही हैं। अब किसी के पास, मान लीजिए किसी के पास गांव में जो है ना अपनी खेती है, लेकिन उसने अपना जो व्यवसाय है उसने शहर में स्थापित कर लिया, बड़ी सी दुकान खोली, उसकी बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो खेती कौन करेगा, उसने क्या किया, उसने उसको ठेके पे दे दिया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पहले जो उच्च जातियों में ठेका के जो खेती होती थी उसको ठेके पे दी जाती थी, लेकिन अब निम्न जातियों में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। या कह लीजिए कि जो खेतीहर मजदूर थे, सॉरी, जो छोटे छोटे कृषक थे जिनके पास छोटी छोटी भूमि थी, वहाँ पर भी ठेका जो ये है ठेका मजदूरी का जो चलन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसके कारण की बात करें, विघटन के कारण की क्या रहे हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। पहले छोटे परिवार होते थे, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो खाना और जो भरण पोषण है उसकी भी मांग, आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ती जाएगी, है ना। आवश्यकताएं, भरण पोषण के लिए भी जरूरी जो चीज़ें होती हैं उनकी आवश्यकताएं कौन पूरी करेगा। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लोग अपना अपना व्यवसाय करने के लिए सोचें, और ये जो जो जजमानी व्यवस्था है उसका विघटन की समस्या खड़ी हो गई। नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो नवीन व्यवसाय है ना, औद्योगिकरण क्या होता है, नवीन व्यवसाय को उत्पादित करता है। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो नवीन व्यवसाय हैं उनसे आजीविका उपार्जित करने के अवसर इनको प्राप्त होने लगे हैं, जिससे निम्न जातियों और स्थानीय गतिशीलता में प्रवृत्ति देखने मिलती है ना। पहले क्या था, जो गतिशीलता थी वो इतनी नहीं थी, लेकिन अब जो गतिशीलता है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी विकास, है ना, प्रौद्योगिकी विकास ने भी इसको, जो जजमानी व्यवस्था है इसको छीन कर दिया है। क्योंकि अब जो काम ये व्यावसायिक जो जातियां होती थी ये करती थी, जैसे वो अब काम मशीनें करने लगी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो लॉन्ड्री, पहले क्या था, जो धोबी होते थे उनको कपड़े दिए जाते थे, अब क्या है, वॉशिंग मशीन है,
है ना। वॉशिंग मशीन है, नाई के जो काम होता था अब वो लोग जो है ना थोड़ा बहुत घर ही में कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा ये जो है ना जो जातियाँ इन पे डिपेंड रहती थी सेवा करवाने के लिए, वो भी अब उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह गई हैं इनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कुछ ना कुछ जो प्रौद्योगिकी विकास, साइंस ने इतना विकास कर लिया, इतनी मशीनरी, है ना, कपड़े धोने की मशीन हो गई, मसाला पीसने की मशीन हो गई, है ना, बर्तन धोने की मशीन हो गई, अब घर को साफ़ करने की वाली मशीन हो गई। तो इतनी मशीनों के हम लोग उसमें रहते हैं भरमार में, तो वहाँ पर हमें इस तरह की ज़रूरत महसूस शायद नहीं होती है। तो यहाँ पर भी वो बहुत बड़ा कारण मिलता है यहाँ पर। शिक्षा के विस्तार की बात करें तो जो एजुकेटेड जो युवा हैं, वो जो व्यावसायिक चीज़ें हैं जो पहले से चले आ रहे हैं फैमिली में, उस कार्य को करना अपना जो अपमान है वो समझने लगती हैं। अपमान क्यों? क्योंकि एजुकेटेड हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के कार्य करें। तो वो क्या करती हैं, वो अलग से कोई भी नौकरी, प्राइवेट नौकरी हुई या औद्योगिकरण के फल से कोई व्यवसायिक हुआ, उसमें जो है ना निकल जाते हैं, ये कार्य नहीं करते हैं। निम्न जातियों की स्थिति में अगर हम सुधार की बात करें तो ये जातियाँ भी अब सम्मान की जीवन जीना चाहती हैं, और ये भी जो सामाजिक संरचना है उसमें उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार करना चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई इन निम्न जातियों में से कोई बहुत अच्छी उसने व्यवसाय किया और उसमें बहुत ज़्यादा सफलता लाभ प्राप्त कर लिया उसने, तो वो भी क्या करती है, जो उच्च जातियाँ हैं उनकी सामाजिक संरचना, मतलब उनकी जो देखा देखी है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मतलब कोई व्यक्ति है जो निम्न जाति से रहता है और उसने ऐसा व्यवसाय किया, उसने बहुत से पैसा कमा लिया, उसमें से उसकी जो आर्थिक संरचना थी वो बहुत सुदृढ़ हो गई। तो जब आर्थिक संरचना सुदृढ़ होगी तो वो क्या करेगा, वो भी अपने लिए एक पक्का मकान बनवा सकता है ना। बच्चों की एजुकेशन है उस पर ध्यान दे सकता है अच्छी तरह से। उसके बाद उसमें जो व्यावसायिक प्रौद्योगिकी विकास हुआ है उसकी जो ज़रूरत की मशीनें हैं वो भी घर में ला के रख सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर वो उच्च जातियों कहते हैं, उच्च जातियों की नकल करके वो उनके समान बनने की कोशिश करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं। परंपरागत मूल्यों में उदासीनता देखने मिलती है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चले आ रहे हैं, लोग अब उनको मानना नहीं चाहते हैं। जो युवा पीढ़ी है अब उनको मानना नहीं चाहती है और उनसे आगे की सोचती है। वो उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि वो एजुकेटेड हो चुके हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग दान पुण्य जजमानी हक कर्म और भाग्य के अर्थ बदल रहे हैं, कह रहे हैं, और जजमानी व्यवस्था के प्रभाव बने रहना अब संभव नहीं रह गया है ना, ये बोल रहे हैं। तो जो धर्म काम कर्म के कांड होते थे, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, है ना, कि पहले क्या होता था कि अगर किसी बच्चे का बर्थडे होता था तो घर में क्या कहा जाता था, यज्ञ करवा लो, रामायण बैठा लो, या जो है ना कोई ऐसा धार्मिक कार्य करो जिसे पुण्य मिले, है ना। साल या महीने भर में कोई कथा या कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो जाता था, कहते थे पुण्य मिलेगा। तो वो जो पुण्य की कॉन्सेप्ट था अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं, और ये आपके आसपास देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं इनमें बहुत चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। समतावादी मूल्य, है ना, समतावादी मूल्य में भारत की जो संविधान बना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समतावादी मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, लिंग के आधार पर भी है, धर्म जाति और लिंग जेंडर, है ना, के आधार पर भी भेदभाव करना की मनाही है और उसे अपराध की संख्या दी गई है। यदि जजमान में इन जातियों का शोषण होता है तो क्या होता है, तो वे अपने ये संघ बनाकर जो राजनीतिक दबाव है, ये सरकार पर दबाव है, उस पर दबाव बनाकर ये उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं। ये स्थिति में जो परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही थी ये उसके प्रतिकूल है, इसलिए लोग जो जजमानी व्यवस्था है उसको भी अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, कह लीजिए ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये था इनका विघटन का कारण। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि ग्रामीण संरचना में संस्थाओं की जो संस्थाएं होती हैं कौन कौन सी थी, जाति, परिवार और जजमानी व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं थी जो संस्था का कार्य करती हैं। इन संस्था के बारे में आज हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो ये थी जजमानी व्यवस्था। आज का जो वीडियो है बस यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे भूमि व्यवस्था सुधार, है ना। इसमें क्या होगा,
जमींदारी व्यवस्था, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम, इसमें आकर आइए और हम सब लोग मिलकर पढ़ाई करेंगे, किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम लोग और अच्छी पढ़ाई का एक बेहतर जो चीज़ है, स्तर है, वो उभर कर सामने आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई मुझसे कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई चीज़ में कंफ्यूजन हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है, तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।